नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब हो रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। प्रधानमंत्री अमित शाह जी गुजरात लॉबी इतना डरी होगी, इतना परेशान होगी। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में कुछ लोचना हो जाए इसकी तैयारी कर रही होगी। ये सपने में भी नहीं सोचा था किसी ने। एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। ये जो कॉन्फिडेंस था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, चुटकियों में गायब हो गया। अब मार्केटिंग टीम को बुलाया गया, मार्केटिंग टीम को समझाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंदर प्रधानमंत्री को लेके जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बगावत करने की सोच रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैसेज देना है। उनको बताना है कि ये गडकरी जी, ये शिवराज सिंह चौहान, ये योगी आदित्यनाथ, ये वसुंधरा राजे, ये कुछ नहीं कर पाएंगी। टाइगर इज बैक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं टाइगर अब बूढ़ा हो गया, अब टाइगर के अंदर वो तेवर नहीं बचे, तो अब टाइगर को गुजरात वापस भेजने का समय हो गया। लोग हैरान है कि ये 2014 वाले मोदी जी को क्या हो गया। उस फ्लॉप शो के नाटक की तरह दोबारा वो नाटक क्यों कर रहे हैं। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद प्रधानमंत्री जी की पूरी पूरी राजनीति समझ गया है। उसको समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री जी कब नाटक की तरह रोते हैं, कब हंसते हैं, और कब कौन सा नया आइडिया प्लांट करते हैं। अब आज का ही आइडिया ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, जीएसटी उन्होंने कम कर दिया। आप कल्पना कर सकते हो क्या इस देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। वो जानते नहीं कि आप 8 साल तक सीरिंज लगा के उनका खून चूसते रहे। दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, आपके रोजमर्रा की जिंदगी जीने पे जीएसटी। वो 80 करोड़ लोग जिन्हें 2 वक्त का राशन देते हैं, वो टूथब्रश खरीदने जाए उस पे जीएसटी, वो पेस्ट खरीदने जाए उस पे जीएसटी। और जब बिहार के चुनाव में सुपड़ा साफ होने का नंबर आ गया, जब बिहार में गली गली में नारा गूंजने लगा, जब बिहार के हर मोड़ पे बात होने लगी कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो लगा चुनाव से पहले अब क्या कहें, तो जीएसटी कम कर दिया गया, जिससे तत्काल कल बिहार के लोग, परसों बिहार के लोग दूध दही खाने जाएं तो कह दें कि हमने तो रेट कम करा दिए, लेकिन कुछ कंपनियों ने जीएसटी कम करी तो अपने रेट बढ़ा दिए। ये सरकार व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को कितनी राहत कैसे देती है, क्या मुझे बताने की जरूरत है। क्या इस देश के अब 140 करोड़ लोगों को समझ नहीं आया कि उनका कितना मूर्ख कट गया, वो कैसा कट गया, उनको समझ नहीं आया क्या। प्रधानमंत्री जी, अब आप यकीन मानिए कि इस देश के लोगों को समझ आया कि आपके नाटक का स्टाइल क्या है। और सबसे बड़ा तानाशाह को सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। और अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को, गुजरात लॉबी को लग रहा है कि अब लोग उनसे डरना बंद कर रहे हैं। इस लॉबी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब बगावत करने के मूड में आ गए हैं। गडकरी का जितना अपमान इस गुजरात लॉबी ने किया, राजनाथ सिंह का जितना अपमान इस लॉबी ने किया, शिवराज सिंह चौहान का जितना अपमान इस लॉबी ने किया, वसुंधरा राजे की आंखों में आंसू जो गुजरात लॉबी लाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत जिस गुजरात लॉबी ने की, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद उस गुजरात लॉबी को टाटा बाय बाय करने के मूड में आ गए। अब मोदी जी की भाषा में ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है जो अपने राजा से डरता नहीं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले मोदी जी को ये बात इसलिए समझ में आ गई
कि बिहार के जिस शानदार नेता राजीव प्रताप रूडी जी को जिस तरह किनारे कर दिया गया, जिस तरह हाशिए में लगा दिया गया, हमारे यहाँ भाषा में बर्फ की सिल्ली में लगा दिया गया, और राजीव प्रताप रूडी ने जोरदार झन्नाटेदार एक तमाचा गड़ा है। वैसे तमाचा मत सोचिए जो गाल पे पड़ता है, कभी कभी जवान के तमाचे जो होते हैं ना, वो गाल के तमाचों से ज्यादा दर्द करते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खुलेआम डंके की चोट पर गुजरात लॉबी की फजीहत कराई थी। चुनाव होना था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देते हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी की इतनी हैसियत हो गई कि वो किसी जगह का चुनाव लड़े और राजा जी और छोटे राजा जी के चरण छू के आशीर्वाद ना ले। बस समुंदर बस समुंदर को ये एक बात अखर गई, कागज की नाव कैसे चल गई। ये छोटी सी नाव समुंदर की लहरों पे चल गई। वो राजीव प्रताप रूडी छोटे से सांसद बिना राजा जी के दरबार में हाजिरी लगाने किसी क्लब का चुनाव कैसे लड़ सकता है? राजा की मर्जी के बिना कोई सांस कैसे ले सकता है? अदम गोंडवी की 4 लाइनें हैं। राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। पूरी 2014 से पूरी बीजेपी को मोदी जी ने इसी स्टैंड में खड़ा कर दिया था। राजा कहता था रात है और मंत्री संतरी दरमान कहते थे रात है। सुबह सुबह की बात। सारे सांसद बेबसी के जाल में उलझ के रह गए। सारे सांसदों की जवान पे आके रह रहा था कि ये उद्योगपति आपकी राइट लेफ्ट बैठ के क्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर तमाम प्रतिबंध, हम किसी मिनिस्टर को किसी तबादले की चिट्ठी नहीं लिख सकते। और मोदी जी दुनिया में क्या क्या कांड कर रहे हैं ये सब सांसदों को पता चल गया। वो सांसद हैरान कि मोहन भागवत खामोश क्यों है, संघ खामोश क्यों है जब ये देश लुट रहा है। सांसद हैरान कि जो ईस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, क्षमा कीजिएगा अंग्रेजों की कंपनी आई थी ना, वो इंडिया की कंपनी बन के रह गई, सारा माल लूट के ले गई। अब नई कंपनी क्यों तैयार हो गई। और मोदी जी को समझ आ गया कि इस बुरे वक्त में अब कोई साथ देने वाला नहीं है। नागपुर से मेरे मित्र ने सूचना दी कि अमित शाह जी भी अब संघ से अपना तार जोड़ने में लग गए हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा ही नाम। हकीकत यह है कि जब राजनेता जिस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है उस सीढ़ी को गिरा देता है। ये बात मोदी जी ने राजनीति में सबको समझा दी। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी अगर नहीं होते तो कब की उनकी राजनीति गुजरात से शुरू होकर गुजरात पे खत्म हो जाती। अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि ये शख्स नफरत की बुनियाद पर खड़ा करके गुजरात को तबाही की ओर ले जाके ये शख्स कर रहा क्या चाहता है। इसलिए वाजपेयी जी की एक लाइन बड़ी चर्चित हुई थी जब उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करने का समय आ गया। वाजपेयी जी पूरी तरह से इनको हटाना चाहते थे गुजरात के मुख्यमंत्री तौर पर, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी अड़े, अपनी जिद पे अड़े, संघ को अपने साथ लाए और मोदी जी का सिंहासन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बच गया, कायम रहा। और फिर मोदी जी ने वही कहा जो किया जो राजनीति में कहा जाता है कि जिस सीढ़ी पर चढ़े हो उस सीढ़ी को गिरा दिया जाए। लाल कृष्ण आडवाणी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था मोदी की राजनीति में। भरपूर दिमाग का इस्तेमाल करके ना सिर्फ आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संतोष गंगवार, इस तरह के तमाम नेताओं को किनारे कर दिया गया। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया कि जाइए हवन कीर्तन करिए, बहुत हो गई राजनीति, बहुत सकी राजनीति कर लिए, थोड़ा विश्राम करिए।
और कहा जाता है कि जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस गड्ढे में गिरते ज़रूर। यही हुआ, यही हुआ कि जो गड्ढा राजनीति का मार्गदर्शक मंडल के रूप में बनाया गया था, जो रास्ता मोदी जी ने आडवाणी के लिए तैयार किया था, उस रास्ते में मोदी जी की जिंदगी में कई पड़ाव आते चले। और जब 75 साल के होने जा रहे हैं मोदी, तो मार्गदर्शक मंडल के कमरे में सोफा सजा दिया गया है। हजूर आइए, आपका इस मार्गदर्शक मंडल में स्वागत है। कह दिया गया कि आइए और मार्गदर्शक मंडल में बैठिए। और यही डर है कि मोदी जी को समझ आ गया कि अब राजनीति उनका इम्तिहान लेने वाली है। उन्होंने जो दूसरों के साथ किया वो उनके साथ होने वाला है। इस बीच में मेरे एक मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही कही कल कही, मैं वो बात बता के फिर आता हूँ। उन्होंने कहा कि जब भगवान आपसे खुश होते हैं, जब भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, आपका भरोसा बढ़ाते हैं। और जब ईश्वर आपसे नाराज होते हैं, तो आपके अंदर आपका घमंड बढ़ाते हैं, आपका अहंकार बढ़ाते हैं, एक अकेला सब पर भारी जैसे नारे लगवाते हैं। और फिर ये कहीं ना कहीं समझ आ गया, मोदी को समझ आ गया कि अब नहीं चलेगा, अब मामला आर पार का वक्त आ गया। और जब सूचनाएं नागपुर से आने लगी, अब जब सूचनाएं इस रूप में छन के आने लगी कि अब नागपुर का दरबार भी नाराज है, तो फिर मोदी और शाह की नींद उड़ना स्वाभाविक थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले रूडी ने जिस तरह अपने क्लब के चुनाव का उदाहरण देते हुए निशिकांत दुबे पर हमला बोला, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ अहंकारी लोग जो अभी अभी राजनीति में उदय हुए हैं, वो पूरी राजनीति को समझ रहे हैं, वही चला रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अमित शाह का नाम कैसे आया? वो सिर्फ इसलिए आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में निशिकांत दुबे ने एंट्री मारी। संजीव बालियान जो खुद विवादित नेता है, तमाम विवादों में रहता है, ये कहा गया कि निशिकांत दुबे जब संजीव बालियान के साथ खड़े हो गए, इसका मतलब यह है कि अमित शाह संजीव बालियान के साथ खड़े हो गए। राजीव प्रताप रूडी अकेले खड़े हुए, लेकिन उस क्षण में एक ऐसा नेता का एक कुछ सेकंड का वीडियो सामने आ गया, जिसने मोदी के दिलों की धड़कनें बढ़ा रखी। वो नेता जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए कि देश का जनमानस समझ सके ये तो पप्पू है। रजत शर्मा जैसे चारण चारण वंदना करने वाले पत्रकार, सुधीर चौधरी जैसे दलाल पत्रकार जो जेल तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए, अंजना ओम कश्यप, रूप का लियाकत, इस तरह के तमाम ढेर गोदी मीडिया पत्रकार राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की मुहिम में जुड़ गए। बताया जाता है संघ ने ताकत लगा दी इस देश के जनमानस के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कि ये तो पप्पू है। और वो शख्स कुछ नहीं बोला, शांत रहो। महात्मा बुद्ध का संदेश था कि शांत रहो, चीजों को देखो, मनन करो, अध्ययन करो, खुद तुम्हें रास्ता नजर आएगा। और जब रास्ता नजर आया तो वो नौजवान एक टी शर्ट पहन के कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़ा। और उसने कहा कि जो बुनियाद आपने नफरत की राजनीति की खड़ी की है, जो बुनियाद आपने नफरत की राजनीति के ताने वाने पर बुनी है, मैं उस नफरत की राजनीति को मोहब्बत की दुकान में बदलूं। और हकीकत में यह हुआ कि पूरे देश में एक क्रांति, एक चेतना पैदा हुई। और जो इस नफरत की बुनियाद पर मोदी जी अपनी जिंदगी का महल बनाने आ रहे थे, उस महल को राहुल गांधी ने तहस नहस कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब के चुनाव में भी यही हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राहुल गांधी का कुछ सेकंडों का वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने राजीव प्रताप रूडी से शायद पार्लियामेंट के सामने पलटे और कहा क्या चल रहा है।
राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि चुनाव, और राहुल गांधी ने कहा चिंता मत करिए। और राहुल गांधी की रणनीति आजकल मोदी शाह गुजरात लॉबी पर के ऊपर भारी पड़ जा रही है। चिंता मत करिए। और राजीव प्रताप रूडी समझ गए कि निशिकांत दुबे और अमित शाह की बैंड बजने वाली। राहुल गांधी ने कह दिया चिंता मत करिए, तो इसका मतलब एक नई राजनीति इंतजार कर रही है। और सोचिए आप, ये दौर आ गया कि पूरी तरफ गुजरात लॉबी खड़ी हुई है, अमित शाह खड़े हुए हैं, और राजीव प्रताप रूडी को वोट डालने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़ गया है, उधर से अमित शाह है, और राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए। ये शायद गुजरात लॉबी के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा था। इसके बाद गुजरात लॉबी ने जगदीप धनखड़ ने कहा ना, भगवान जब नाराज है तो आपको घमंड दे रहा है, अहंकार दे रहा है, और घमंड करो। रावण को किसने मारा? रावण को राम ने नहीं मारा था। रावण को भगवान श्री राम ने नहीं मारा था, रावण को उसके अहंकार ने मारा, उसके घमंड ने मारा था। मैं ईश्वर हूं, इस अहंकार ने मारा। और कुछ ऐसा ही अहंकार तब हुआ था जब कहा गया था कि उपराष्ट्रपति की इतनी हैसियत, उपराष्ट्रपति को ठिकाने लगा दो, कह दो इस्तीफा दो। और जब उपराष्ट्रपति ने फोन उठाने से मना किया अमित शाह का, बताया जाता है, तो साइन कराए गए सांसदों के, उपराष्ट्रपति को धनखड़ को भिजवाए गए कि हम आपके खिलाफ महाअभियोग लेकर आ रहे हैं, क्यों बेइज्जत होके जाना चाहते हो, ऐसे ही सिंहासन छोड़ दो। छोड़ दिया। इस देश का उपराष्ट्रपति गायब है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि देश को चिंता होनी चाहिए, सरकार को चिंता होनी चाहिए। इतने दिन हो गए कि देश का उपराष्ट्रपति रहा शख्स गायब हो गया, वो बीमार है, उसने कहा वो बीमार है, हुआ क्या, कहां चला गया, कहां है? कोई साजिश हो गई, कोई बीमार हो गया? आप सोचिए, जो शख्स 2 महीने पहले तक सरकार की आंख का दुलारा था, उसको फोन करने को, उसको देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कोई, गुजरात लॉबी के डर के कारण। और सतपाल मलिक की मौत और जगदीप धनखड़ की विदाई जाट समुदाय का खून खौल रहा है, उबल रहा है। जयंत चौधरी से साफ साफ कह दिया कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते समय मंत्री जी तुम्हारी और तुम्हारे सांसदों की आत्मा नहीं जगी, तो याद रखना ये जाट कौम है, याद रखना, बिका हुआ जाट, झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट किसी को पसंद नहीं है। और इस समय 2-2, 3-3 सांसद कितने बड़े हैं, इंपॉर्टेंट हो गए उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ये अब मोदी को, शाह को, गुजरात लॉबी को समझ आ रहा है। ये मोदी शाह गुजरात लॉबी जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, बड़ा कॉन्फिडेंस था कि धनखड़ को तो हमने बनाया है, हम जब चाहेंगे एक दूसरा धनखड़ पैदा कर देंगे, हम जब चाहेंगे तब एक उपराष्ट्रपति तैनात कर देंगे, फिर पोस्ट कर देंगे, हम जब खड़ा करेंगे तो कौन रोकेगा? और फिर ये रावण जैसा घमंड अब इस हद तक आ गया कि प्रधानमंत्री को लगा कि उनके हाथ से तो तोते उड़ गए। फिर ये हुआ कि एक बड़ा नाटक, बड़ा इवेंट मैनेज किया जाए, संदेश दिया जाए, और इवेंट मैनेज हुआ कि साहब जीएसटी में तो हजूर आपने कमाल कर दिया। सम्मेलन आयोजित हुआ, और अगली नौटंकी का पार्ट था कि प्रधानमंत्री सबसे पिछली कतार में बैठे। कुछ नेता मजे ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री को समझ आ गया कि अब वो सांसदों की पिछली कतार पे जा चुके हैं, अब रिटायरमेंट, संरक्षण मंडल आपका इंतजार कर रहा है, अब आइए परामर्शदाता मंडल में शामिल हो जाइए, आपको पीछे बिठा दिया गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी पीछे बैठे तो गोदी मीडिया ने कहा क्या शानदार प्रधानमंत्री, सांसदों के पीछे जाके बैठ गए, मास्टर स्ट्रोक, जीएसटी वापस लेने का स्वागत प्रधानमंत्री। मैंने जैसे शुरुआत में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को मूर्ख समझ रही है। 8 साल तक, जैसे मैंने कहा, 8 साल तक सीरीज लगा के खून चूसा है जीएसटी के नाम पर, और जीएसटी कम हो गया तो प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये प्रायोजित नाटक इसलिए किया गया कि समझाया जा सके जनता को, ये समझाया जा सके आपको और मुझको, ये गोदी मीडिया समझाए कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हुआ है जीएसटी वापस करके। अरे डूब मरिए, 8 साल तक आपने खून चूसा है प्रधानमंत्री जी। कहां गई आपकी नैतिकता जब आप दूध और दही जैसी चीजों पे जीएसटी ले रहे थे?
और अब जब जीएसटी वापस हो गया तो आप अपना सम्मान करा रहे हैं। किस मुंह से सम्मान करा रहे हैं? आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? 8 साल बाद जीएसटी वापस लेकर ये कहलवा रहे हैं कि जीएसटी वापस लेके बड़ा एहसान कर दिया। एक कहानी और याद आई, वो कहानी आपको सुनाऊँ। एक राजा के दरबार में रोटी महँगी कर दी गई। रोटी का दाम ₹5 से बढ़ा के ₹100 कर दिया गया। हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा कि कैसे कैसे करें? कैसे सुनें? कहाँ से रोटी लाएँ? ₹100 की रोटी। तो सबने कहा कि राजा के पास चल के अपना विरोध जताएं, राजा के पास चल के अपनी बात कहें। और सब जनता इकट्ठी होके राजा के पास पहुंच गई और राजा के पास जाके सब जनता ने कहा कि हजूर, रहम करिए, ₹5 की रोटी ₹100 में, इतना अन्याय मत करिए। राजा ने कहा, क्या उसको पता नहीं था? उसको पता था, उसके इशारे पे ₹100 की रोटी हुई। राजा ने वजीर को बुलाया, मंत्री को बुलाया कि ये ₹100 की रोटी कैसे हो गई? ये जनता है हमारी, ये परिवार है हमारा। आपसे मैं हुक्म देता हूं कि ₹100 की रोटी नहीं, ₹50 की रोटी कर दी। ₹5 की रोटी ₹50 तक पहुंच गई। ₹100 से कम करके ₹50 पे राजा ने लाया और जनता ने नारा लगाया, हजूर का इकबाल बुलंद रहे, राजा का इकबाल बुलंद रहे। 8 साल तक जीएसटी लूटी। राहुल गांधी के शब्दों में गब्बर सिंह टैक्स लूटा। और अब 8 साल के बाद कह रहे हैं कि हमने जीएसटी वापस कर दिया, हजूर का इकबाल बुलंद रहे। देश की जनता क्या इतनी मूर्ख है, इतनी पागल है, जो ऐसी बातों में आ जाएगी? अचानक घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री मणिपुर भी जाएंगे। सोचिए, मेरे शरीर का दाहिना हाथ खराब हो जाए तो क्या मैं लेफ्ट हाथ से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कैसे संभव है ये? इस देश में कोई भी राज्य शरीर का अंग होता है। एक राज्य जलता रहा, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई। आजादी के बाद भारत में कभी महिलाओं पे इतने जुल्म नहीं हुए। महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, महिलाओं के संग सामूहिक बलात्कार किया गया, महिलाओं की हत्या कर दी गई। और इस देश का प्रधानमंत्री जो अपनी मां को एक पागल आदमी के कहे गाली दे जाने पे, जिसको कोई जानता नहीं था, शायद टैक्सी ड्राइवर था, उसने मां की गाली दी थी तो बिहार बंद हो गया। और 24-48 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी चीन में बैठ के ठाके लगा रहे। उस समय उनको याद नहीं था कि मुझे मां की गाली दी गई है। जैसे ही भारत आए तो अंगोछा डाल के रोने लगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि देश का प्रधानमंत्री इतना रोता क्यों। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि गुरु गोविंद सिंह क्यों नहीं रोए जब उनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहे लेकिन वो रोए क्यों नहीं। वो कैसे मोर्चा लेते रहे और कैसे गौरी पर निशाना साधते हुए चार बांस अंगुल गज सुना होगा ना, 4 बांस 24 कट अंगुलच प्रणाम ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान ने निशाना लगाया। ये लोग अंधे होकर भी क्यों नहीं रोए? और जिन प्रधानमंत्री की आंखें हैं, वो मां के अपमान पर 24-48 घंटे पहले बैठ के चीन में हंस रहे थे और या टीवी कैमरों के सामने रो रहे थे। मणिपुर के इतने अत्याचारों पे हमारा प्रधानमंत्री नहीं रोया। मणिपुर के इतने अत्याचारों पे हमारा प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। लेकिन अब घोषणा आई है कि वो मणिपुर जा रहे हैं। अब घोषणा आई है कि वो पंजाब और हिमाचल की बाढ़ देखने जा रहे हैं। अब शायद वो एक्टिव मोड में आ गए हैं, क्योंकि 9 सितंबर को देश में एक बड़ी क्रांति हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एनडीए का गठबंधन का प्रत्याशी हार जाएगा, या मैं बिल्कुल नहीं कह रहा एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाएगा, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव ने मोदी और शाह के नीचे की जमीन खिसका दी। उपराष्ट्रपति पद पर भले अपने प्रत्याशी जीत ले, लेकिन नैतिक हार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगभग बगावत करने के मूड में आ गए हैं। अब प्रधानमंत्री किसी को डांट के दिखाएं, पलट के कहेगा आपके दिन गए।
ये गुजरात लॉबी की हार है। ये उस अहंकार की हार है जो रावण के अंदर पनपा था। ये उस घमंड की हार है जो किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को अपमानित कर देता था। ये उस अहंकार की हार है जो नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को ठंडे बस्ते में लगा देता था। ये उस घमंड की हार है जो राजनाथ सिंह जैसे विनम्र नेता को बेइज्जत करता था। और ये हार अगर होती है तो ये तय मानिए कि मोदी जी का बोरिया बिस्तर बंधता है, झोला उठता है, फकीर गुजरात की तरफ प्रस्थान करता है। राजनीति में सब कुछ संभव है। 17 सितंबर पास है। प्रधानमंत्री जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। जाहिर है कि राजनीति के शतरंज पर अभी इतनी बड़ी चौसर बिछनी बाकी है कि कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। आप क्या सोचते हैं विषय पर जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार है। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।